हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी केमिस्ट्री क्लास में अब तक देखिए हम लोगों ने मिक्सचर के बारे में पढ़ा, सॉल्यूशन को पढ़ा, उसके बाद फिर हमने सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में भी पढ़ा, सस्पेंशन का टॉपिक क्लियर कर लिए और कोलाइड विलन के बारे में हम लोग अब तक चर्चा कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा मिश्रण को पृथक करने की विधि, है ना। मिश्रण को जो उसके कंपोनेंट होंगे उसमें अलग करने के लिए, तो मिश्रण को पृथक करने की विधि। तो इसमें हम लोग हालांकि मिश्रण को अलग करने की बहुत सारी विधियाँ, लेकिन जो जनरल मेथड है जो आपके हाई स्कूल सिलेबस तक है ना इम्पॉर्टेंट है, उन विधियों को जो वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है आपके, ठीक है, उन विधियों को डिस्कस करेंगे। इसमें 5 प्रमुख विधियाँ हैं। सबसे पहले आसवन विधि, नंबर 1 आसवन। नंबर 2 प्रभाजी आसवन विधि से। ऊर्ध्वपातन। 4 क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण द्वारा। एंड 5th क्रोमेटोग्राफी द्वारा। ये 5 मेथड है जिनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी विधि है? पहले आसवन, प्रभाजी आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण और क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। मिक्सचर अलग अलग टाइप के होंगे, तो अलग अलग टाइप के मिक्सचर के लिए अलग अलग मेथड का यूज करके हम उनको कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? आसवन विधि की। सबसे पहला जो हमारा मेथड है आसवन विधि, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिस्टिलाइजेशन। DISTILATION, है ना, ठीक। तो इस मेथड में जो हम क्या करते हैं, किसी लिक्विड को लिक्विड से अलग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले द्रव, है ना, द्रव जो मिक्सचर आपका होगा, यानी दोनों कंपोनेंट क्या है, लिक्विड है, तो द्रव मिश्रण को अलग करने के लिए आसवन विधि का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो जो हमारा द्रव मिश्रण होता है उसको अलग करने के लिए, उसको पृथक करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, आसवन के द्वारा उन द्रव या मिश्रण लिख लेंगे, उन द्रव के मिश्रण को पृथक, उन द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है जिनके क्वथनांक का अंतर अधिक हो। जैसे देखिए, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं, है ना। ये मान लीजिए आपका, इसमें एक ऐसा विलयन है जिसमें दो, मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें 2 लिक्विड है ना, ठीक। ये लिक्विड से भरा हुआ है, इसको हम अलग अलग कलर से कर देते हैं, ठीक। एक ब्लैक कलर से, एक ब्लू कलर से, हालांकि अलग अलग मतलब पूरा मिक्सचर है तो आपस में घुले हुए हैं। अब यदि मान लीजिए कि जो ब्लू वाला है, ठीक, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, बॉयल करके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ब्लैक वाला है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो अंतर भी काफ़ी हो गया, ठीक। तो ऐसे केस में जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, है ना, स्टैंड पे इसको लगा दीजिए, और कॉर्क से इसको बंद कर दीजिए। इससे एक
पाइप लगा दीजिए, है ना, और इस पर एक कवर लगा करके चलिए ठीक है, एक स्टैंड लगा दीजिए। ठीक, अब देखिए क्या है यहाँ पे, हाँ एक और टैंक लगा दीजिए जिससे इस पर कूलिंग वाटर की सप्लाई इसमें करिए आप, है ना, ठंडा पानी। प्रोसेस को हम आपको समझाने का प्रयास करें डेप्थ में, है ना। ये मान लीजिए आपका कूलिंग वाटर टैंक है जिससे पानी यहाँ इसमें जा रहा है और फिर इधर से वापस हो जा रहा है ना, निकल जा रहा है बाहर। ठीक, अब देखिए क्या होगा कि जब आप इसको गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, वेपर बनेगा भाप के रूप में, जिसका क्या है 50 डिग्री सेल्सियस पे जब आप इसे, है ना, गर्म कर रहे हैं, है ना, बर्नर से हीट हमने दिया, उष्मा दी, तो ये क्या होगा, गर्म होगा तो ये भाप के रूप में रूपांतरित होगा। जब भाप के रूप में रूपांतरित होगा, यहाँ इसे स्पेस मिलेगा तो इससे क्या होगा, गुजरेगा, यहाँ गुजरेगा तो यहाँ क्या कूलिंग वाटर की सप्लाई है, तो ये क्या होगा, ठंडा होगा, ठंडा होकर पुनः अपने फॉर्म में आकर के इसमें जाकर के क्या होगा, स्टोर हो जाएगा ब्लू वाला पार्ट। और इसमें लास्ट में क्या बचेगा, सिर्फ ब्लैक वाला, क्योंकि वो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करेगा, है ना। तो इस प्रकार से आप इसे क्या करेंगे, अलग कर लेंगे मिक्सचर को। तो बहुत ही आसान विधि है, घर पे भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ही प्योरीफाई करते हैं गर्म करके, है ना। तो ये हो गया आपका आसवन विधि। ठीक, तो द्रव मिश्रण होना इंपॉर्टेंट इसके लिए। दूसरी बात, आसवन द्वारा उन द्रवों के मिश्रण को हम पृथक करते हैं जिनमें क्वथनांक का अंतर क्या हो, अधिक हो। यदि क्वथनांक के अंतर कम होंगे तब हम उसे क्या करेंगे, उसके लिए अलग विधि का प्रयोग करेंगे। फिर आप आसवन विधि से आप इसको नहीं कर सकते, है ना। तो इसको आप नोट कर लें, ऐसे ही एक रफ डायग्राम आप बना लेंगे, चीज़ें आपको समझ में भी आई होंगी, है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सेकेंड आपको देखिए प्रभाजी आसवन विधि, है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जब ऐसे दो लिक्विड है ना जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो आप यहाँ लिख लेंगे जिन द्रवों के क्वथनांक में, जिन द्रवों के क्वथनांक में अत्यधिक अंतर होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो क्या बहुत ज़्यादा हो, ठीक, उनको हम प्रभाजी आसवन विधि से करते हैं। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग जो है आप देखिए कच्चे तेल से, क्रूड ऑयल से, आपका कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन ऑयल, जिसे आप मिट्टी का तेल बोलते हैं, केरोसिन ऑयल को पृथक करने में, है ना, यहाँ लिख लेंगे इस विधि का प्रयोग कच्चा तेल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल को पृथक करने में किया जाता। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रभाजी आसवन विधि जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अब देखिए वनडे एग्जाम में कई बार पूछा गया है ना, क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल को हम किस मेथड से अलग करते हैं, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देगा, तो प्रभाजी आसवन विधि पे आपको टिक करना होगा, है ना। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। थर्ड पॉइंट है आपका सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन विधि। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे सॉलिड हैं जिनको जब हम गर्म करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे पदार्थों के मिश्रण को हम लोग जो है इस विधि द्वारा अलग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप ले लेंगे कपूर, दूसरा आप लिख लेंगे यहाँ पर बेंजोइक अम्ल, है ना, बेंजोइक अम्ल इत्यादि के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, कुछ नहीं, हम इसे क्या करेंगे, सिर्फ एक उसमें फैनल में लेकर के गर्म कर देंगे तो
तो इसमें जो कपूर या बेंजोइक अम्ल के पार्ट होंगे वो मिश्रण से निकल जाएंगे, बाकी जो बचेगा वो आपका शुद्ध मिश्रण मिल जाएगा। क्या इत्यादि के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक, मतलब ऐसे मिश्रण जिसमें एक पार्ट क्या हो आपका कपूर हो या बेंजोइक अम्ल हो, इस टाइप के मिश्रण हो, तो जिनको आप गर्म करेंगे तो क्या होंगे, ये सीधे आपके क्या वेपर बन के वहाँ से गायब हो जाएंगे। तो जो बचेगा वो आपका प्योर मिश्रण, मतलब प्योर जो पार्ट होगा बच जाएगा। फोर्थ है आपका टॉपिक, इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं क्रिस्टलीकरण के। फोर्थ देखिए आपका क्या है, क्रिस्टलीकरण है। इसमें जो है हम अकार्बनिक ठोसों को अकार्बनिक ठोसों के पृथक्करण या शुद्धिकरण के लिए हम जो है इसका प्रयोग करते हैं। इस विधि का जो प्रयोग जो है अकार्बनिक ठोसों के पृथक्करण और शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। पहला तो पॉइंट आपका यही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसमें हम क्या करते हैं कि मिश्रण को किसी विलायक के साथ लेकर के गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करने के बाद फनल के द्वारा उसे क्या करते हैं, छान लेते हैं। छानने के बाद सबको अलग अलग ठंडा करते हैं, जिससे क्रिस्टल के रूप में आपको शुद्ध पदार्थ प्राप्त होता है। तो इस प्रोसेस को आप नोट कर लेंगे कि मिश्रण को, दूसरा आपका पॉइंट हो जाएगा, मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही फनल द्वारा छान लिया जाता है। छानने के पश्चात हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, है ना। ठंडा किया जाता है जो क्रिस्टल के रूप में पृथक हो जाते हैं, यानी कि दोनों कण अलग अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। तो ये होगा आपका क्रिस्टलीकरण की विधि। इससे हम लोग जो है अकार्बनिक ठोस के पृथक्करण या शुद्धिकरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। करते कैसे हैं, तो जो भी मिक्सचर आपको होगा उसको एक उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही फनल द्वारा छान लिया जाता है। छानने के पश्चात इसे हम ठंडा करते हैं और ये क्रिस्टल के रूप में, है ना, अलग अलग हो जाता है, दाने दाने के रूप में, सॉलिड के रूप में। तो ये हो गया आपका क्रिस्टलीकरण। लास्ट जो पाँचवा है हमारा क्या है, क्रोमेटोग्राफी। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इस पर डिस्कस करें। क्रोमेटोग्राफी, है ना। तो इसमें देखिए हम ऐसे मतलब मिश्रण को पृथक करते हैं जिनके एलिमेंट्स के अंदर क्या अवशोषण क्षमता हो, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, उनको जो है हम क्रोमेटोग्राफी द्वारा अलग करते हैं। इसमें बस एक ही पॉइंट आप लिख लेंगे, जब किसी मिश्रण में ऐसे पदार्थ सम्मिलित हों जिनकी अवशोषण क्षमता हो, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, है ना, जिनकी अवशोषण क्षमता हो, उस मिश्रण के अवयवों को क्रोमेटोग्राफी द्वारा पृथक किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी द्वारा पृथक किया जाता है। तो ये रहा मिश्रण को पृथक करने की विधि, है ना। अब अगर आप सिलेबस वाइज देखें तो क्लास 9 में जो आपका सेकंड चैप्टर था, है ना, कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ या द्रव्य शुद्ध हैं, उस चैप्टर के लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए, है ना। और फिर हम लोग इसमें जो है अब नेक्स्ट टॉपिक देखा जाएगा सिलेबस में क्या है, उसके बारे में चीज़ों को और आगे डिस्कस किया जाएगा। तो हमने काफ़ी डेप्थ में और ये सारे प्रोसेस, इसमें से एक दो प्रोसेस बुक में दिया भी नहीं होगा 10th के, है ना,
9th की बुक में, लेकिन हमने आपको बता दिया, तो यहाँ तक आप चीज़ों को कर लेंगे। थैंक यू।